हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी के लिए कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी दीपकम प्रथम भाग संस्कृत पाठ्य पुस्तकम का कंप्लीट सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वयम वर्णमालाम पठाम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा पिछले वीडियो में, जिसमें हमने सभी जो शब्दार्थ हैं आपके सरल जो इसका सरलार्थ होता है और हिंदी अर्थ के साथ में पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है पूरे चैप्टर का। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट करें हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियोस में, या फिर प्लेलिस्ट से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इस चैप्टर के अभ्यास कार्य को, यानी कि सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, जिसमें हम प्रत्येक क्वेश्चन आंसर का हिंदी अर्थ के साथ आंसर देखेंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पूरे यूट्यूब पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर डेफिनेटली नहीं मिलने वाले हैं, तो ये आपका फर्स्ट वीडियो रहने वाला है जिसमें आपको कंप्लीटली क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स को करना। वयम अभ्यासम कुर्म। ठीक है, चलिए अभ्यास करते हैं। कस्य चित्रम वदंतु लिखंतु च। चित्र दे रखे हैं, चित्रों के देख कर के आपको क्या करना है, इनका नाम लिखना है। जैसे सबसे पहले गणेश जी हैं तो गणेश लिख दिया है। इसी तरह से हम आंसर लिखेंगे। देखिए श्री राम हैं तो श्री रामः। कपोत के आगे लिखेंगे कबूतर, कपोत। नासिका नाक, मृग हिरण। भारतवर्षम, ये भारत का चित्र है तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम भारतवर्षम। डमरू को क्या बोलते हैं, ढक्का। ठीक है, ये डमरू बोलते हैं हिंदी में, आप ढक्का या डमरू को संस्कृत में लिख सकते हैं इस तरह से। चम्मच को बोलते हैं चमसह। अग्नि को बोलते हैं अग्नि, आग। और पैर को बोलते हैं पादः। तो इस तरह से आपको संस्कृत में चित्र देख करके सभी शब्द लिखने थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन होता है डन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। चित्र पश्यन्तु पट्टिकात समुचिताम वर्णसमूहान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्ते। तो देखिए वर्णों के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चित्रों के जो शब्द हैं वो कंप्लीट करने हैं चित्रों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट चित्र नहीं दे करके हमें कुछ कुछ पार्ट दे रखा है, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे सूंड दे रखी है तो सूंड को ही लिखना है, ना कि एलिफेंट लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं सभी के आंसर। तो यहाँ पर देखिए आपको इस बॉक्स में से वर्ण लेने हैं और इन्हें कंप्लीट करना है। समझ गए आप? ये कुछ वर्णों के समूह हैं जिनको आपको यहाँ पर लिख करके इन्हें कंप्लीट करना है। जैसे पंकजकम, पंकजकम। ठीक है, तो यहाँ पर पंकजम में देखिए कमल के फूल को पंकजम बोलते हैं संस्कृत में, तो यहाँ पर क लिख करके इसे कंप्लीट किया गया है। तो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। डमरू को लिख देंगे ढक्का, का उठाएंगे यहाँ से ये वाला शब्द और इसमें यहाँ पर इस तरह से ये लिख देंगे हम, ये बन जाएगा ढक्का। संस्कृत में बोलते हैं डमरू को ढक्का। इसी तरह से चांद को बोलते हैं चंद्रः, तो इंद्र उठा लेंगे। कहाँ से उठाएंगे, देखिए ये रहा इंद्र और यहाँ पर आपको च के आगे लिख देना है। इसी तरह से यहाँ पर ये है अष्ट, 8। गिनती जो होती है हिंदी या संस्कृत में इस तरह से 8 लिखा जाता है। ठीक है, जो कि आप इस तरह से पढ़ते हुए आए हैं। ये है दांत जिनको बोलते हैं दंतः, अंता को उठा लेंगे और जोड़ देंगे। इसी तरह से सूंड को बोलते हैं शुंडः। ठीक है, तो शुंडः लिख देंगे। त्रिशूल को बोलते हैं त्रिशूलम, तो देखिए यहाँ पर इसे उठा लेंगे त्रि को और शूलम हो जाएगा। तो आगे का शब्द तो दे रखा है, यहाँ पर त्रि लगा देंगे, ये बन जाएगा त्रिशूलम। इसी तरह से यहाँ पर अगला है शंख, शंख लिख देंगे। वृक्षः, पेड़ को वृक्षः कहते हैं। इसी तरह से ये चोंच को बोलते हैं चंचुह, तो अंचुह को हम उठा लेंगे और इसे कंप्लीट कर देंगे। और ये आपने देखा ही है, एग्जाम्पल दे रखा था पंकजम, कमल का फूल। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये बॉक्स में से सभी वर्णों को उठा करके इन्हें कंप्लीट करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। प्रथम वर्णेन पद वदंतु लिखंतु च। आपको क्या करना है, यहाँ पर
प्रथम पद से आने वाले शब्दों को लिखना है। ठीक है, प्रथम पद दे रखा है जैसे अ, तो अ से शब्द बने अग्नि, अस्त्रम। तो आपको आगे इसी तरह से न से बना नदी, नौका। तो यहाँ पर इसी तरह से हम लिखेंगे क से कपोतः, कनकः। म से मंडूकः, मंडपम। च से चंचू, चंद्रः। प से पंकजम, पवनः। र से रूप, रूप्यकम। ह से ह्यः, हस्तः। त से तडागः, तरः। व से वसुधा, वाद्यम। ठीक है, म से मंडूकः, मंडपम हमने पहले ही देख लिया था। तो इस तरह से आपको ये दिए गए वर्णों से आपको शब्द बनाने थे। ठीक है, अब यहाँ पर ई और ये श दे रखा है, तो शुंडः लिख दीजिए यहाँ पर श से शुंडः, और ई से इमारत भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द नहीं दे रखे थे तो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा प्रश्न है, स्व परिवारस्य सदस्यानां पूर्ण नामानि लिखन्तु। आपके अपने परिवार के सदस्यों के पूर्ण नाम लिखने हैं आपको। प्रथम नाम, मध्य नाम और अंत नाम। मध्य नाम है तो आप लिख सकते हैं कुल नाम, या अंतिम नाम जो आप लिखते हैं, कुमार लगाते हैं, जो आपका सरनेम लगाते हैं आप, वो आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, आपके माता पिता, बहन भाई, दादी दादा और नानी नाना। मातामही को बोलते हैं नानी, मातामह को बोलते हैं नाना। पितामही नानी, पितामह दादा। ठीक है, पितामही दादी। भ्राता भाई, भगिनी बहन। और सभी में देखिए श्रीमती, श्रीमान, सुश्री, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान लिख दिया गया है। सुश्री इसलिए लिखा है क्योंकि बहन को हम जब भी संबोधित करते हैं उपाधि दी जाती है सुश्री। ठीक है, तो प्रथम नाम इस तरह से लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, आप अपने परिजनों के नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे माता राधा, अब राधा देवी शर्मा है तो मध्य नाम हो गया देवी, शर्मा हो गया अंत नाम या कुल नाम। पिता राजेश कुमार शर्मा। इसी तरह से बहन का नाम देखिए बीच का नहीं है, प्रिया कुमारी शर्मा नहीं लिखती है, वो प्रिया शर्मा लिखती है, तो बीच के नाम को हम छोड़ देंगे। भ्राता अमित शर्मा। पितामही सावित्री देवी शर्मा। पितामह रामलाल शर्मा। मातामही कांता देवी शर्मा वर्मा। और मातामह श्रीमान शिव प्रसाद वर्मा। शर्मा वर्मा आप जो भी लिखना चाहें, अंत्य नाम ये एग्जाम्पल दे रखा है, आप यहाँ पर शर्मा भी लिख सकते हैं, वर्मा भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है आप नाम लिख सकते हैं अपने परिवार के। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तालिका फुलफिल करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षाया शिक्षकानां च पूर्णनामानि लिखन्तु। आपकी कक्षा के शिक्षक शिक्षिकाओं के नाम आपको लिखने हैं, पूर्ण नाम। उपाधि लिखनी है, उपाधि जैसे आपने देखी श्रीमती, श्रीमान, प्रथम नाम, मध्यम नाम और अंतिम नाम। ठीक है, अगर है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले शिक्षक का लिखेंगे, श्रीमान राम कुमार शर्मा। पूर्ण नाम हो गया श्रीमान राम कुमार शर्मा, जिसका अंतिम नाम है शर्मा और मध्य नाम है कुमार, प्रथम नाम है राम। शिक्षिका में लिखेंगे सुश्री सीता देवी वर्मा। नेक्स्ट शिक्षक हैं डॉक्टर अजय सिंह यादव। नेक्स्ट शिक्षिका के लिखेंगे सुश्री राधा प्रसाद गुप्ता। जो भी आपके शिक्षिका का नाम है, सुश्री नहीं लगाती है तो आप नहीं लिखेंगे, श्रीमती लगाती हैं तो श्रीमती लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रोफेसर विजयलाल तिवारी। तो यही उदाहरण है, वास्तविक नाम आपके स्कूल से भिन्न हो सकते हैं, जो कि आप अपने स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मित्राणाम पूर्णनामानि लिखन्तु। आपके अपने मित्र होंगे तो मित्रों के पूर्ण नाम लिखने हैं आपको, उनका प्रथम नाम, मध्य नाम या अंत नाम। जैसे अमित प्रकाश गुप्ता, प्रिया कुमारी सिंह, विकास रमेश पांडे। ठीक है, तो प्रथम नाम आप समझ चुके, व्यक्ति का पहला नाम जैसे अमित, प्रिया, विकास है। मध्य नाम बीच का नाम जो अक्सर पिता का नाम में कोई अन्य नाम होता है, कुमार कुमारी लगाते हैं तो इस तरह से हो जाता है। और अंत्य नाम तो आप पता ही है, जैसे गुप्ता, सिंह, पांडे, अग्रवाल, जो भी आप लगाते हैं अपने कुल नाम या अंत्य नाम, वो आपको यहाँ पर लिखना है। आगे हम योग्यता विस्तार में पढ़ेंगे। ये देखिए कुछ उच्चारण स्थान यहाँ पर बताए गए हैं। तो वर्णों के 6 कुल टोटल उच्चारण स्थान होते हैं। वर्णानाम छठ उच्चारण स्थानानि, जो कि होता है
पहला होता है कंठ, गले से जो आवाज़ आती है, ठीक है, गले से जो वर्ण बोले जाते हैं। दूसरा तालु, आपने अपने जीभ के ऊपर जो पार्ट देखा है वो तालु होता है। मूर्धा, तालु से आगे वाला पार्ट होता है। और नासिका, नाक। दंतः, दांत, जिनको बोलने में हम दांतों का यूज़ लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो जीभ, हमारी जीवा है वो दांतों से टच होती है, तो उसको दंत वर्ण कहते हैं। ओष्ठ, होठों से बोलने वाले, तो हम समझेंगे इन सभी को, ठीक है। ये जीवा आपको दर्शाई गई है, आप चित्र से देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट किस तरह से हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है ये जब आप संधि पढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर आप समझ लेंगे तो आपको संधि में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो वर्णों का उच्चारण कैसे होता है जानते हैं। किसी भी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में मुख की, आपके मुंह की मुख्य भूमिका होती है। कभी कभी हम अनुभव करते हैं कि मुख के साथ अर्थात नासिका का उपयोग भी होता है, जैसे अंग, उंग, अण, न, म आदि नासिकीय वर्ण में मुख और नासिका ये दोनों ही मुख प्रदेश में होते हैं। समझेंगे आज से कि भीतर वर्णों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है, यानी मुख से जो हम बोलते हैं वर्ण वो कहाँ कहाँ से होते हैं। तो मुख में 5 स्थानों पर होते हैं, नासिका में 1 स्थान पर, तो 6 स्थान होते हैं टोटल, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? कंठः, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। गला, तालु, कठोर तालु का जो ऊपरी भाग होता है उससे आगे की तरफ जो होता है वो मूर्धा होता है। दांत, होठ और नाक, 6 स्थान होते हैं उच्चारण स्थान के। अब देखिए कंठ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं हम उन्हें समझेंगे। यहाँ पर अंग को छोड़ देंगे, ठीक है। अब कंठ वर्ण में आप देख पा रहे हैं अ, आ, क, ख, ग, घ, ह, अह। जब भी आपने इनको बोला तो आपने देखा अंदर की ओर से आवाज आ रही है, कंठ से, गले से। अब तालवे वर्ण देखेंगे जो कि है अण, य को छोड़ देंगे और ये हो जाएगा ई। ई, ये तो स्वर है, ठीक है, ई अ आ, ठीक है। अब देखिए च, छ, ज, झ, य, श। कौन कौन से वर्ण आपके तालु से टच हो रहे हैं? आपने देखा च, छ, ज, झ, आपकी तालु से जीवा टच हो रही है। श, श, य। इसी तरह से मूर्धन्य, तालु के आगे वाले पार्ट, ट, ठ, ड, ढ, अण को छोड़ देंगे, र, श, री। दंत्या में देखिए री, त, थ, द, ध, न को छोड़ देंगे, ल, स। यहाँ पर आपकी जो जीवा है वो दांतों को टच हो रही है। इसी तरह से ओष्ठ्या वर्ण हो जाते हैं। ओष्ठ्या वर्ण में आप होठों का यूज़ करेंगे, जिनमें देखिए उ, ये तो स्वर है। प, फ, ब, भ, म को हम अभी साइड में रखेंगे थोड़ा सा। प, फ, ब, भ में प, भ, ब, भ को हम ध्यान केंद्रित रखेंगे। इसी तरह से नासिकीय वर्ण देखिए, नासिका से अंग, तो देखिए यहाँ पर आपने समझा द्विस्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानीय। अब यहाँ पर आपने समझा सिंगल, जो एक ही क्षेत्र से उत्पत्ति हो रही है, जिनको हम बोलने में सिर्फ एक ही क्षेत्र का यूज़ कर रहे हैं। बट ऐसे कई वर्ण हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन में, जिनको हम बोलते हैं जब उच्चारण करते हैं तो 2 स्थान यूज़ होते हैं। कंठे तालवे वर्ण, कंठे ओष्ठ्य वर्ण। तो देखिए कंठे तालवे वर्ण में यहाँ पर है अ, ई, ए अ प्लस ए, अधन ए। ओष्ठ और कंठ हो जाएंगे, देखिए अ उ मिलकर के ओ, ओ, औ, ओ, औ। जब आप बोलेंगे तो इसका जो वर्ण, जो उच्चारण स्थान है वो होठ और कंठ दोनों आएंगे, ठीक है। ये ज़्यादातर स्वर की, जब हम स्वरों को बोलते हैं तब यूज़ में लिए जाते हैं। स्वस्थानीन सह नासिक्या वर्ण, कुछ खुद का भी स्थान रहता है। जैसे हमने जिनको छोड़ा था, आपने देखा था म, न, अण, य, अंग को हमने छोड़ा था। तो ये स्वस्थानीन सह नासिक्या वर्ण, खुद के स्थान का यूज़ करके नाक का भी यूज़ होता है इसमें। देखिए कौन कौन से हैं। तालु धन नासिका से होता है
य का उच्चारण। कंठधन नासिका से होता है ंग। मूर्धाधन नासिका अण। आपने देखा नाक से भी थोड़ी सी आवाज़ महसूस हो रही है यहाँ पर। स्वस्थान धन नासिका है, ये देखिए जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये स्वस्थान नासिका है। यह यहाँ पर स्वस्थान तो है ही है और नासिका का यूज़ हो रहा है। ठीक है। दंत धन नासिका में न। ओष्ठ धन नासिका में हो जाएगा म। तो देखिए नाक का भी यूज़ हो रहा है, होठ का भी यूज़ हो रहा है, तो ये स्वस्थान की खुद के स्थान के साथ में नासिका का यूज़ कर रहे हैं ये वर्ण, तो ये आपको ध्यान रखना था। ठीक है। और कंठ और तालु का यूज़ कर रहे हैं, वो देखिए आपने देखा ए आई। कंठों और ओष्ठ का यूज़ कर रहे हैं, वो है ओ औ। इसी तरह से दंत ओष्ठ्य वर्ण भी होते हैं, यानी दांतों का और होठों का यूज़ कर रहे हैं। कौन सा वर्ण होता है? व जिसमें आप दांतों का और होठ का यूज़ कर रहे हैं। सर्वेषाम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थाननी। तो देखिए टोटली आप अगर इसका कंक्लूजन निकालेंगे तो सबसे पहले कंठ्या वर्ण में हो जाएंगे अ आ क ख घ घ ह अह। तालव्या ई च छ ज झ य श। मूर्धन्या री ट ठ ड ढ र श। दंत्या री त थ ध ध ल स। ओष्ठ्या उ प फ ब भ म। और नासिक्या अंग। तो ये टोटली आपके एक स्थान से जो वर्ण निकल रहे हैं ये वो हैं। इसी तरह से सर्वेषाम वर्णानाम उच्चारण स्थानी, तो देखिए ये हो गए इस तरह से। यहाँ पर कंठ्या में ए आई ओ औ क ख ग घ के अंग को ले लेंगे यहाँ पर। इसी तरह से य तालव्या में ए आई। इसी तरह से मूर्धन्या के वर्ण हो जाएंगे इस तरह से, दंत्या के वर्ण हो जाएंगे और ओष्ठ्य के वर्ण हो जाएंगे। तो जो हमने पिछला जो वीडियो में देखा वही पार्ट का कंक्लूजन हमने दोनों पेजों में यहाँ पर देखा। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे, कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं ये भी आपने देख लिया होगा। अब देखिए परियोजना कार्य दे रखी है यहाँ पर, जिसमें क्या करना है देखिए। प्रथम पाठ विहाय अस्मिने पुस्तके आगतानां दशानां संयुक्त व्यंजना पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु तेषां वर्णवियोग अपि कुर्वन्तु यथा वृक्ष द्वितीय पाठे वैद्या द्वितीय पाठे। तो यहाँ पर क्या करना है, परियोजना कार्य आपको प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है जिसे हम समझेंगे और कुछ पक्षियों की ध्वनियाँ उनकी मात्राओं को समझेंगे। ठीक है। तो कौन से ह्रस्व मात्रा हैं, कौन सी दीर्घ मात्राएं हैं, तो ये आपको करना है। तो देखिए पूरा मैंने हिंदी में भी यहाँ पर नोट्स बनवा रखे हैं आपके, ताकि आपको अच्छे से जब आप देखें इन्हें तो आप समझ सकते हैं। तो सिंपली आपको देखिए यहाँ पर वर्ण वियोग करके बता रखा है। हमने प्रथम पाठ में देखा था वर्ण वियोग वर्ण संयोग, तो द्वितीय पाठ में भी हम इस तरह से देखेंगे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग के लिए हम कैसे शब्दों का यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो संयुक्त व्यंजन जो पद होते हैं वो देखिए आपने यहाँ पर देखे कौन कौन से होते हैं। छ जो कि किससे मिलकर के बना होता है, क और छ से। द और य से मिलकर के बना होता है। तो ये हमने देखा था प्रथम पाठ में। अगर आपने नहीं देखा है एक्सप्लेनेशन वीडियो तो प्लीज़ चेकआउट करें, जो कि है देखिए वृक्षः का हो जाएगा व हलंत धन री धन क हलंत धन छ हलंत धन अ धन विसर्ग। वैद्या को जब हम वियोग करेंगे वर्णों का तो ये हो जाएगा व हलंत धन ए धन द हलंत धन य हलंत धन आ। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम स्वरों को अलग करते हैं वर्णों से तो जो स्वर हैं वो अलग हो जाते हैं और हलंत आ जाता है व्यंजन में। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपको दे रखा है नामांत्याक्षरी क्रीड़ा। नामों की अंताक्षरी के रूप में खेल है, जिसमें आपको क्या करना है, जो आपके टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे इस चीज़ के लिए कि आपको यहाँ पर क्या करना है। तो बेसिकली देखिए शिक्षक शिक्षिका आपके दो ग्रुप में विभाजित करेंगे आपकी कक्षा को। तो आपको समूह की एक
पहले जो समूह है, पहला जो ग्रुप है कि छात्र छात्रों को अपना नाम बोलने का निर्देश देंगे। छात्र छात्रा अपना नाम बोलेंगे, उसके बाद दूसरे समूह का छात्र छात्रा खड़ा होगा, बोले गए नाम की अंतिम व्यंजन वर्ण विसर्ग के अतिरिक्त को लेकर के उस वर्ण से शुरू होने वाला कोई नया नाम बोलेगा, फिर आगे बोलेंगे। तो इस तरह से ये अंताक्षरी चलती रहेगी और आप कई सारे शब्द यहाँ पर ढूंढ पाएंगे इस खेल के थ्रू। ठीक है, तो ये खेल है नामों की अंताक्षरी का खेल, जिसे आपको खिलाया जाएगा शिक्षकों के द्वारा। ये शिक्षकों की परियोजना कार्य है, इसमें आपका कुछ भी नहीं है, शिक्षक करवाएंगे आपको। ठीक है, अगला है चित्राणि ध्यानेन पश्यन्तु शिक्षकस्य सहायेन एतेषां चित्राणां वैशिष्ट्य लिखन्तु। चित्रों को ध्यान से देख करके उनका हम उच्चारण करके देखेंगे कि ध्वनि किस तरह से आएगी, उनकी ह्रस्व में आएगी या दीर्घ में आएगी। ठीक है, तो देखिए कुक्कुट विरोती, कुक्कुट आप जानते हैं, मुर्गा जब बोलता है तो कैसे बोलता है? तो मुर्गा जब बोलता है तो कुकड़ुक्कू की आवाज़ निकालता है। कैसे निकालता है? कुकड़ुक्कू, जो कि किस में जाता है आपके, देखिए ऊ ऊ ऊ, कुकड़ुक्कू। तो एक मात्रा आई ह्रस्व हुआ, एका मात्रा आई ह्रस्व, द्वे मात्रा दीर्घ, तिस्त्र मात्रा को बोलते हैं, तीन मात्रा अगर ऊ की हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्लूत। ठीक है, कई बार हम जब संधि पढ़ते हैं तो प्लूत आता है उसमें, तो ये प्लूतक की है, प्लूत का एग्जाम्पल है। तो देखिए समझेंगे, चाशह नीलकंठ विरोती एका मात्रा ह्रस्व। ठीक है, तो नीलकंठ जब बोलेगा तो देखिए मुर्गा बाग देता है, आपने देखा यहाँ पर खींचा हुआ जो स्वर होता है, तीन मात्रा आ जाती है ऊ की, प्लूत बोला जाता है जिसको। तो यहाँ पर अगर नीलकंठ बोलेगा, एक मात्रा की ध्वनि करता है ह्रस्व स्वर की तरह। ठीक है, चास पक्षी एक मात्रा वाला बोलेगा ये। इसी तरह से वायस काका विरोधी द्वे मात्रा, क्योंकि काँव काँ आपने सुना है, काँव काँव बोलता है, दीर्घ स्वर आता है यहाँ पर, दो मात्रा की ध्वनियाँ सुनाई देती है हमें जब कौवा बोलता है। शिखी मयूर केका करोती, केका केका करता है, तो तिस्त्र मात्रा, तीन मात्रा को यहाँ पर लोप होता है, जिन्हें प्लूत बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन मात्रा की ध्वनि करता है प्लूत स्वर की तरह, शिखी मयूर। नकुल धव्यंती, अर्धमात्रा अर्धमात्रकम, नकुल जो होता है नेवला, आदि मात्रा की ध्वनि करता है व्यंजन की तरह, व्यंजन आधे होते हैं उसकी तरह इनकी मात्राएं होती हैं, उसकी तरह इसकी ध्वनि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर विवरण ये है, नीलकंठ बोलता है एक मात्र, कौवा बोलता है द्विमात्र, मयूर कैका की आवाज़ करता है, यानी मोर जो है त्रिमात्र वाला शब्द, त्रिमात्रा की मात्रा निकालता है, और जो नकुल है वो ध्वनि करता है अर्धमात्र व्यंजन की तरह। और आपने जो मुर्गा है उसका तो देखा ही है, ठीक है, जो कि बाग देता है त्रिमात्रा में, प्लूत में। तो ये सभी पक्षियों की मात्रा के अकॉर्डिंग व्यंजन हमने देखे कि किसकी ध्वनि में किस तरह के व्यंजन यूज होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक श्लोक है, चाशस्तु वदति मात्र द्विमात्र त्वयि वायस शिखी रीति त्रिमात्र तु नकुल नकुल स्तर्वधा मात्रकम। ठीक है, तो यहाँ पर जो नकुल की जो है, चारों जो पक्षी हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये श्लोक है। देखिए, चाशस्तु वदते मात्रम, हमने चाशु का देखा, एक मात्र बोलता है। द्विमात्रे त्वेव वायस, वायस कौवा जो है द्विमात्रा का यूज़ करता है। शिखी रोती द्विमात्र, जो मयूर है तीन मात्रा की ध्वनि करता है। तो नकुल स्तर्वध मात्रकम, जो नकुल है वो आधी मात्रा की ध्वनि करता है। तो ये आपका श्लोक हो गया, ठीक है, जिसका हमने विवरण देख लिया। तो डिटेल में हमने समझ लिया है चारों ही पक्षियों का ये श्लोक और किस तरह की ध्वनि यूज़ होती है। अब देखिए, उच्चारण स्थानान पाणिनीय शिक्षा सूत्राणि, उच्चारण के स्थान पर यहाँ पर आपको शिक्षा सूत्र भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये शिक्षा सूत्र हैं जिनको आप देख सकते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में और अभी जो हमने क्वेश्चन आंसर देखे हैं उसमें भी देखा ही है। तो इनका जैसे व है, व वर्ण है तो दंत्योष्ठ,
दांत और ओष्ठ का यूज होता है। ओ औ कंठोष्ठ, ए ऐ कंठा तालव्यो, णमा, सबको एक साथ में करके सूत्र बन गए हैं। स्वस्थान, नासिका स्थानम, उपुपध्याम, उपधमानिया, ओष्ठ्या। इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं वो आपको पता चल रहा है। ओष्ठ स्थान है, ठीक है। दंत स्थान में ऋतुलसा, ऋतुरसा मूर्धन्य स्थान, इचु यशास तालव्य स्थान, अकुह विसर्जनीय कंठ, कंठया, कंठ स्थान में आते हैं। अ आ क ख ग ह, विसर्ग आ जाता है अह, ठीक है। तो ये सूत्र हैं, अगर आप इनको याद कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ये याद होंगे तो आप बिल्कुल कहीं भी भूलेंगे ही नहीं कि कौन से वर्ण कौन से स्थान से उच्चारित होते हैं। अनुस्वारम, नासिका, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल है। तो आपने देखा, ये पूरे सूत्र आप हिंदी में भी देख सकते हैं। कौन कौन से वर्णों का कंठ गले से होता है, कौन कौन से वर्ण तालु से होते हैं, मूर्धा, दंत, उपधमानिया अर्थात होठों से कौन कौन से वर्ण होते हैं, नासिका, नाक से जो वर्ण होते हैं ना, वो आपके जो पंच समूह हैं, क ख ग घ ङ, तो आपका जो लास्ट वाला वर्ण है वो आप ध्यान रखें कि नासिका स्थान होता है उनका। ए ऐ होता है कंठ तालु दोनों से, ओ औ होता है कंठ ओष्ठ दोनों से, वह होता है दंत ओष्ठ दोनों से। अनुस्वार, अंग और यम, इनका उच्चारण नासिक से होता है, यानी नासिका नाक से होता है। यहाँ पर विशेष नोट है कि उपधमानिया और यम विशिष्ट अयोगवाह वर्ण है। इनका प्रयोग सामान्य संस्कृत भाषा में प्राय नहीं देखा जाता है। यम और उपधमानिया, आपने देखा उपधमानिया, इनका यूज जनरली नहीं होता है। उ प फ ब भ म, ठीक है, अयोगवाह वर्ण। तो इस तरह से ये डन होता है आपका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर अभ्यास कार्य विद एक्सप्लेनेशन वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा पूरा वीडियो। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह हम सेकंड चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन और फुली क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं विद हिंदी अर्थ, अध्याय नोट्स के साथ। जो जो आपको पढ़ना है वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं साथ के साथ, ताकि आपको जो पढ़नी है वही चीज़ आप पढ़ सकें। सेकंड हम चैप्टर देखेंगे एषा कह, एषा का, एतत् किम, जो कि नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहें स्कूल राज थ्योरी के लेटेस्ट अपडेट वीडियोस टाइम टू टाइम। फिर मिलेंगे एक बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।